क्या सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत ने एक बार फिर से वेस्ट बंगाल के एसआईआर कंट्रोवर्सी में बड़ा ऑर्डर पास किया है, या फिर इस बार कोर्ट ने पिटिशनर्स को तुरंत रिलीफ देने के बजाय उन्हें एक और लीगल रूट फॉलो करने को कहा है? ये सवाल आज काफी लोगों के दिमाग में है, स्पेशली जब इलेक्शंस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और ग्राउंड पर टेंशन क्लियरली फील हो रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार सिर्फ आम वोटर्स ही नहीं बल्कि वो लोग भी अफेक्टेड है जो खुद इलेक्शंस कंडक्ट कर रहे हैं। जी हाँ व्यूअर्स, आपने सही सुना, मतलब जो सिस्टम चला रहे हैं वही सिस्टम उन्हें वोट करने का राइट डिनाई कर रहा है। और इसी कॉन्ट्राडिक्शन ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक इंटेंस हियरिंग को जन्म दिया। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। आज जब मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो पिटिशनर्स की तरफ से सीनियर एडवोकेट एमआर शमशाद ने एक स्ट्रॉन्ग और डायरेक्ट आर्गुमेंट रखा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि लगभग 65 इलेक्शन ड्यूटी ऑफिसर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं बिना किसी क्लियर रीजन के। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरर नहीं लग रहा, बल्कि एक ऐसा इशू बन गया है जो डेमोक्रेटिक फेयरनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। उन्होंने कोर्ट में क्लियरली कहा कि दीज आर 65 petitioners who are on election duty. Their duty orders mention epic numbers. Now those numbers are deleted. Now the persons conducting elections cannot vote. This is on the face arbitrary. Many not given reasons. और ये स्टेटमेंट सुनते ही एक बेसिक सवाल उठता है कि अगर इलेक्शंस कंडक्ट करने वाले लोग ही डिसइनफ्रेंचाइज्ड हो जाए तो सिस्टम की क्रेडिबिलिटी का क्या होगा? अब पिटिशनर्स का ये भी कहना है कि उन्हें ना तो प्रॉपर नोटिस दिया गया और ना ही डिलीशन के पीछे कोई डिटेल्ड रीजनिंग शेयर की गई। इसलिए उनका आर्ग्यूमेंट था कि ये पूरा प्रोसेस ही आर्बिट्रेरी है और नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स का वायलेशन करता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो उनका कहना ये था कि बिना बताए बिना सुनवाए सीधा नाम हटा दिया गया, जो कि बिल्कुल अनफेयर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस आर्ग्यूमेंट को सुनने के बाद तुरंत रिलीफ देने के बजाय एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो किया। सीजे सूर्यकांत की बेंच, जिसमें की जस्टिसेस जॉय माल्या बागची और विपुल एम पंचोली मौजूद थे, उन्होंने पिटिशनर्स को डायरेक्ट किया कि वो अपेलेट ट्रिब्यूनल्स के पास जाएं जो स्पेसिफिकली इसी पर्पस के लिए एस्टैब्लिश किए गए हैं। सीजे सूर्यकांत ने क्लियरली कहा कि मेक दीज आर्ग्यूमेंट्स बिफोर द अपेलेट ट्रिब्यूनल, लेट द ट्रिब्यूनल लुक इनटू इट। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट स्टेज पर डायरेक्ट इंटरवेंशन करने के मूड में नहीं था, बल्कि वो चाह रहा था कि जो मैकेनिज्म ऑलरेडी सेटअप किया गया है उसको ही पहले एग्जॉस्ट किया जाए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी डिफरेंट निकली, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टोटल अपील्स का नंबर लगभग 34 लाख है, लेकिन अब तक सिर्फ 136 और 139 अपील्स ही डिसाइड हो पाए हैं। ये गैप इतना ह्यूज है कि इसने पूरा मैकेनिज्म की एफिशिएंसी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और जब ट्रिब्यूनल्स अच्छे से काम नहीं कर पा रहे तो सुप्रीम कोर्ट का वहां भेजना क्या सही है? यही सवाल अब उठ रहे हैं। अब जस्टिस जॉय माल्या बागची ने भी हियरिंग के दौरान इस प्रैक्टिकल डिफिकल्टी को एक्नॉलेज किया। कहा कि अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स विल बी पास्ड बाय द ट्रिब्यूनल दिस इलेक्शन, येस परहैप्स दे कांट वोट, द मोर वैल्यूएबल राइट टू रिमेन ऑन द रोल्स शैल बी प्रिजर्व्ड। अब ये स्टेटमेंट काफी लेड है। एक तरफ कोर्ट एक्सेप्ट कर रहा है कि कुछ लोग इस इलेक्शन में वोट नहीं कर पाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि उनका लॉन्ग टर्म राइट सिक्योर रहेगा। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कंटेक्स्ट भी समझना जरूरी है। ये पूरा एसआईआर एक्सरसाइज पहले से ही कंट्रोवर्सी में रहा है और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को फरवरी में इंटरवेन करना पड़ा। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के बीच ट्रस्ट डेफिसिट है, जिसकी वजह से ही प्रोसेस की न्यूट्रलिटी पर सवाल उठ रहे थे। इसीलिए कोर्ट ने एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप लिया था और आर्टिकल 142 का यूज करके जुडिशियल ऑफिसर्स को इन्वॉल्व कर दिया था। अब इस ऑर्डर के बाद अराउंड 700 से 900 जुडिशियल ऑफिसर्स इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट जजेस और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट किया गया था, ताकि वो इलेक्टोरल रोल रिविजन का काम हैंडल करे। ये अपने आप में एक हिस्टोरिक मूव था, क्योंकि नॉर्मली इलेक्शन रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जुडिशरी के थ्रू कंडक्ट नहीं होते। अब इन जुडिशियल ऑफिसर्स ने मैसिव स्केल पर काम किया और लगभग 60 लाख ऑब्जेक्शंस को डिसाइड किया। लेकिन जब रिजल्ट्स आए तो करीब 27 लाख लोगों के नाम इलेक्टोरल रोल से हटा दिए गए और ये नंबर इतना बड़ा था कि नेचुरली इसने एक नेशन वाइड डिबेट को ट्रिगर कर दिया। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और सेफगार्ड भी इंट्रोड्यूस किया बाय डायरेक्टिंग द क्रिएशन ऑफ अपेलेट ट्रिब्यूनल्स, और अराउंड 19 अपेलेट ट्रिब्यूनल्स बनाए गए जहां लोग अपने डिलीशंस के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हैं। कोर्ट का इंटेंशन ये था कि अगर किसी का नाम गलती से हटा दिया गया है तो उसे एक फेयर चांस मिले अपना केस प्रेजेंट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक इमोशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी है, क्योंकि वोटिंग सिर्फ एक लॉन्ग टर्म राइट नहीं है बल्कि एक इमीडिएट डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन का भी सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 13 को एक और सिग्निफिकेंट ऑर्डर भी पास किया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो लोग ट्रिब्यूनल से क्लियरेंस ले लेंगे, इलेक्शन से 2 दिन पहले तक उन्हें वोट करने का राइट दिया जाएगा। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्ट भी किया था कि वो सप्लीमेंट्री लिस्ट पब्लिश करे जिसमें ऐसे वोटर्स के नाम इंक्लूड किए जाएंगे। लेकिन जब फर्स्ट फेज का इलेक्शन अप्रैल 23 को कंडक्ट हो गया, उससे पहले सिर्फ 139 लोगों के नाम ही
सप्लीमेंट्री लिस्ट में इंक्लूड किए गए। सोर्सेज के मुताबिक ये नेम्स लगभग 650 केसेस कंसिडर करने के बाद क्लियर किए गए थे और ये डेटा क्लियरली दिखाता है कि प्रोसेस की स्पीड और स्केल में एक बड़ा मिसमैच है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि ये पूरा प्रोसेस एक सेंट्रलाइज्ड एल्गोरिथम के थ्रू इनिशिएट हुआ था, जिसमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज आइडेंटिफाई की गई थी डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन बहुत सारे अफेक्टेड इंडिविजुअल्स का ये कहना है कि उन्हें ना तो डिस्क्रिपेंसीज प्रॉपर्ली एक्सप्लेन की गई और ना ही उन्हें एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी दी गई अपना साइड रखने के लिए। इस वजह से ये पूरा इशू सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज नहीं रहा, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोवर्सी बन गया है, जहां वोटिंग राइट्स, ड्यू प्रोसेस और इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट सब एक साथ इन्वॉल्व हैं। अब सिचुएशन ये है कि इलेक्शंस 2 फेजेस में हो रहे हैं। पहला फेज अप्रैल 23 को कंप्लीट हो चुका है और दूसरा फेज अप्रैल 29 को होने वाला है, लेकिन लाखों लोग अभी भी अनसर्टेनिटी में हैं कि क्या वो वोट कर पाएंगे या नहीं। अब पिटिशनर्स का फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल समझ आता है, स्पेशली उन इलेक्शन ड्यूटी ऑफिसर्स का जो खुद प्रोसेस का पार्ट है और फिर भी अपना बेसिक राइट एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच ये दिखाता है कि वो एक स्ट्रक्चर्ड लीगल फ्रेमवर्क को फॉलो करना चाहते हैं और उसे बाईपास नहीं करना चाहते। अब कोर्ट का ये स्टैंड जुडिशियल डिसिप्लिन को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन साथ ही एक प्रैक्टिकल डिलेमा भी क्रिएट करता है। जब टाइम इतना लिमिटेड हो और रिलीफ अर्जेंटली चाहिए हो, तब प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स कभी कभी लोगों के राइट्स को डिले कर देते हैं। अब ये केस एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन भी रेज करता है कि क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में कोर्ट्स को और ज्यादा प्रोएक्टिव होना चाहिए या फिर उन्हें एस्टैब्लिश्ड प्रोसेसेस पर ही रिलाई करना चाहिए। आर्टिकल 142 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप लिया था, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस अब सामने आ रहे हैं। एंड में ये सिचुएशन एक कॉम्प्लेक्स बैलेंस को शो करता है बिटवीन इमीडिएट रिलीफ एंड लॉन्ग टर्म लीगल करेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली लॉन्ग टर्म इंटीग्रिटी को प्रायोरिटाइज किया है, लेकिन इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट काफी लोगों के लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है कि जब डेमोक्रेसी का सबसे बेसिक राइट वोट करना हो, तो क्या प्रोसीजरल डिलेज उस राइट को इफेक्टिवली डाइल्यूट कर सकते हैं या फिर सिस्टम इवेंचुअली सब कुछ करेक्ट कर देता है। ये डिबेट अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि आने वाले दिनों में और इंटेंस होगी, स्पेशली जब सेकंड फेज की वोटिंग करीब आ रही है और लाखों अपील्स अभी भी पेंडिंग है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।